नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। खबरें दिल्ली के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का हो सकता है ऐलान। आज शाम 4 बजे ईसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहांगीरपुरी में 740, आनंद विहार में एक्यूआई लेवल बढ़कर हुआ 707। बिगड़ी आबो हवा पर बीजेपी बोली, 5 टाइम सीएम कर रहे हैं दिल्ली को बेकार। आज से 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम चेहरे की घोषणा के अलावा करेंगे 11 रोड शो। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई करने की तारीख 15 नवंबर तक बढ़ाई गई। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सितम, ग्रैब का चौथा स्टेज लागू। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा आज यानी शुक्रवार को हो सकती है। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आज राज्य चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान की और सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में एमसीडी चुनाव हो सकते हैं। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार से ही चुनाव आचार संहिता लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम तैयार कर लिए है। ऐसे में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एमसीडी के वार्डों का परिसीमन करने के बाद उनको आरक्षित करने का कार्य भी कर दिया है। इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और उन्होंने वार्ड स्तर पर मतदान केंद्र बनाकर उन पर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों से आपत्ति और सुझाव भी लिए हैं। वहीं आयोग ने ईवीएम को पहले से ही दुरुस्त करा दिया था और गौरतलब है कि एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर चुनाव होगा। इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित था और कुल 272 वार्ड थे। हालांकि नई परिसीमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई है। दूसरी तरफ दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के पहले अपने अधीन आए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि मजबूरी होने पर ही वे छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आयोग से स्वीकृति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के सिलसिले में रिटर्निंग अधिकारी और 250 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं और जिसके अलावा इन अधिकारियों के अधीन और आयोग के कार्यालय में भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त है। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर होने की वजह से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। आनंद विहार से कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली की हालत कितनी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में आ गई है। वहीं नोएडा में एक्यूआई लेवल 562 यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गए। दिल्ली में हालत लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र का एक्यूआई 500 के आसपास पहुंच गए, जो कि वो भी गंभीर श्रेणी में ही आता है। वहीं एयरपोर्ट क्षेत्र का एक्यूआई 479 गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में भी एक्यूआई जो है वो 529 श्रेणी में आ गया है और नोएडा में एक्यूआई 565 श्रेणी में है। इस लेवल पर पहुंचने पर हवा काफी प्रदूषित हो जाती है और लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्राफ 4 सिस्टम लागू किया गया है। इसमें BA6 वाहन के अलावा अन्य डीजल वाहन के संचालन पर रोक रहेगी और इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाली बाइकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले ग्रैब की तस्वीरें तीसरी तरफ के तहत दिल्ली एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई है। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, ISBT, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं है। ईंट भट्टे, हॉट मिक्स, साथ ही प्लांट और स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे। अब ग्रैब 4 के तहत अन्य डीजल वाहन के संचालन पर भी रोक लग गई है।
गुजरात विधानसभा के लिए तारीखों के ऐलान जो है वो घोषणा हो चुकी है उसके, और इसके बाद राज्य में राजनीतिक पार्टियां और ज्यादा सक्रिय हो गई है। इसके बाद एक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर लगा रही है। वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार से गुजरात के दौरे पर हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक गुजरात में ही रहेंगे। इस दौरान 4 दिनों में सीएम केजरीवाल 11 रोड शो भी करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर को लगभग 2 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे का ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं इसके बाद 5 नवंबर को गांधी धाम और अंजार में, जबकि 6 नवंबर को वांकानेर, चौटीला और राजकोट ईस्ट में रोड शो करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल का अगला रोड शो 7 नवंबर को राजकोट रूरल, साथ ही कालवाड़ और जयपुर में होगा। वहीं 8 नवंबर को जूनागढ़, किशोर और मांगरोल में रोड शो करेंगे। गौरतलब है कि चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल चुनाव के कई बार दौरा कर चुके हैं। साथ ही चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जनता से लोकालु भान वादे भी कर चुके हैं। इन वादों और आक्रामक चुनाव प्रचार में गुजरात में उन सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। और आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 1 दिसंबर को होगा, वहीं दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। और गुजरात में कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 79 सीटों पर और दूसरे चरण पर 93 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती जो है वो 8 दिसंबर को की जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिजली पर सब्सिडी पाने के लिए अप्लाई करने की तारीख बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली में अब 15 नवंबर तक बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इससे पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। इस दौरान करीब 34 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने बिजली के सब्सिडी के पर अप्लाई किया था। और आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 14 सितंबर बिजली पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। फॉर्म भरने के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर जारी किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो ग्राहक 31 अक्टूबर की लास्ट डेट के बाद अक्टूबर महीने के सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं, वह अगले महीने बिलिंग चक्र में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ पाने लोगों की औसत संख्या करीब 47 लाख है। अलग अलग उपभोक्ताओं की खपत पैटर्न के आधार पर यह संख्या महीने दर महीने बदलती रहती है और मौजूदा समय में 200 यूनिट से कम मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है और 400 यूनिट प्रति माह की खपत वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी मिलती है। और इससे पहले अधिकारी ने बताया था कि कुल 2,81,900 घरेलू उपभोक्ताओं ने अभी तक सब्सिडी के लिए अर्जी नहीं दी है और जिन 34 लाख से अधिक लोगों ने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है उनमें बीआरपीएल डिस्कॉम के 15 लाख के आसपास उपभोक्ताओं ने, वीपीएल उपभोक्ताओं 10 लाख से अधिक, टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं और 10,920 एनडीएमसी के ग्राहक भी इसमें शामिल है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राजप्रथम के साथ। लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है ऐसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। उसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, Go Rapido।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का प्रकोप जारी है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू कर दिया है और ग्रैब का स्टेज 4 लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले हल्के वाहनों के संचालन और प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक या सीएनजी पर नहीं चलने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि ग्रेड 4 दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ग्रेड के स्टेज 1 को वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब में आते ही लागू कर दिया जाता है। वहीं दूसरे और तीसरे और चौथे चरण में क्रमशः AQI को बहुत खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी और बहुत खराब श्रेणी में लागू कर दिया जाता है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में AQI गंभीर श्रेणी में 400 के पास जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बच्चों के घरों से भी बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर जिले में पहली बार 8वीं क्लास के स्कूल से 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं और इस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन होगी। जरूरत पड़ने पर ही 9वीं और 12वीं तक की क्लासेस भी ऑनलाइन चलेगी। साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी है और दिल्ली में फिलहाल स्कूलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। हो गया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी इसको लेकर ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में भी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2000 में दिल्ली में लाल किला में हुए दोषी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवाद मोहम्मद आरिफ उर्फ अफाक को फांसी की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अफाक की फांसी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। आरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद इस मामले पर 10 अगस्त 2011 को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने ओपन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की मांग की थी। अफाक पर 22 दिसंबर 2000 की रात लाल किले में बनी सेना के बैरक पर हुए हमले में होने का आरोप था और इस हमले में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी और सेना की जवाबी कार्रवाई में लाल किले में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। और इस मामले में सुनवाई करते हुए एक निचली अदालत ने 31 अक्टूबर 2005 को अफाक की फांसी को सजा सुनाई थी और इस मामले में अब 11 दोषियों को सजा हो चुकी है। वहीं इस बात में इस जांच में सामने आई थी कि आतंकवादियों के इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने 10 लाख रुपए भी दिए थे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी भी पाया था। और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2019 को पाकिस्तानी नागरिक आरिफ उस पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। यह ऐसा पहला मामला था जिसमें किसी दोषी की पुनर्विचार याचिका की क्यूरेटिव याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ हो। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में भूमिहीन कैंप झुग्गियों में रहने वाले 324 परिवारों को नए फ्लैट आवंटित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 545 लोगों को फ्लैट की चाबियां देकर उन्हें बधाइयां दी हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वही मकान का वादा किया था वह पूरा नहीं किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस योजना में अंतर्गत जितने फ्लैट बनाए गए थे उसे आधे फ्लैट भी अभी तक नहीं बने हैं और अभी ना ही सभी झुग्गी वासियों का पुनर्वास किया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने साथ साथ पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज्ञापनों में दावा है कि अब झुग्गी में रहने वालों रहने की मजबूरी नहीं है। वहीं भारत सरकार ने से मिला अपना पक्का मकान ये वादा पूरी तरीके से खोखला है और बीजेपी की अवसरवादिता को साबित करता है। कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने बताया कि इन सीटों स्लम पुनर्वास परियोजना का शिलान्यास साल 2017 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ओर से रखा गया था, जिसके तहत कुल 8064 फ्लैट बनाए जाने थे। इसके आगे बताया कि पहले चरण में 3000 फ्लैट बनने थे और कालकाजी गोविंदपुरी इलाके में मौजूद भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहरलाल नेहरू कैंपों में रहने वाले 8000 से ज्यादा लोगों का पुनर्वास होना था। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने केवल
3024 फ्लैट तैयार करवाए हैं और एक ही कैंप का पुनर्वास करवाया है। साथ ही कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत 3 साल में ये फ्लैट बनकर तैयार होने थे और तीनों कैंप में रहने वाले 8000 से ज्यादा लोगों का पुनर्वास होना था, लेकिन 2013 के बाद साल 2022 में फ्लैट बनकर तैयार हुए, जिसके बावजूद ये उसके 3 कैंप और झुग्गी वासियों का पुनर्वास नहीं किया गया था। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मौजूद भूमिहीन कैंप में रहने वाले झुग्गीवासियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। अब उन्हें उनकी झुग्गी के बदले फ्लैट की चाबियां मिल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झुग्गीवासी को रहने वाले 575 लाभार्थियों को उनके नए फ्लैट्स की चाबी सौंपी। आपको बता दें कि डीडीए द्वारा इन सीटों स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत कालकाजी गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के पास 3024 नए फ्लैट्स बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन से किया था। साथ ही लाभार्थियों और उनके नए फ्लैट्स की चाबियां भी सौंप दी थी। डीडीए के चीफ इंजीनियर राजीव कुमार ने बताया कि 345 करोड़ की लागत से बने इन फ्लैट्स को कुल 3 हेक्टेयर के जमीन पर बनाया गया था और इन फ्लैट्स में एक कमरा, हॉल, किचन, बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा है। इसके साथ ही पार्किंग और पार्क के लिफ्ट की सुविधा भी दी जा रही है। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये झुग्गी वासियों को सौगात दी गई थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। केजरीवाल सरकार दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस बनवा रही है। वहीं पूर्वी दिल्ली सूरजमल विहार में 18.75 एकड़ में बनाए जा रहे इस कैंप का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस कैंपस का निर्माण के अंतिम चरण का जायजा लिया है। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नए कैंपस के तैयार होने के बाद यहाँ लगभग 2400 छात्रों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकेगी। इस कैंपस में मौजूदा समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, वहीं डिजाइन एंड इनोवेशन, फायर मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स समेत 5 स्पेशलिस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास सेंट्रल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कैंपस का निर्माण अपने अंतिम चरण में चल रहा है, जल्दी ये पूरा भी हो जाएगा। इसके साथ ही आईटी यूनिवर्सिटी की पूर्वी कैंपस में प्रशासनिक खंड, ऑडिटोरियम, शिक्षण खंड और खेल ब्लॉक भी शामिल है। इसमें एक एकेडमिक ब्लॉक भी बनाया गया है। परिसर में 4 लेक्चर हॉल है और हर हॉल की क्षमता 120 लोगों की है। साथ ही 100 लोगों की क्षमता वाले 24 क्लास रूम बनाए गए हैं। यहाँ 300 लोगों की क्षमता वाले स्पोर्ट्स हॉल, साथ ही 5 मंजिला ऑडिटोरियम ब्लॉक भी है, जिसकी कुल क्षमता 650 है और 2 टेनिस कोर्ट और एक फुटबॉल फील्ड का निर्माण भी इस दौरान किया गया है। सर्दियां बढ़ने के साथ साथ दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। इसको लेकर परिसरी राज्य में जलाई जा रही पराली को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। जहां एक तरफ पंजाब में बढ़ते हुए पराली जलाने के मामले को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि बीजेपी पराली के समाधान के बारे में सहयोग करे।
ना कि वहां के किसानों को गाली दे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पड़ोसी राज्य में जलाई जा रही पराली के समाधान के बारे में सोचा जाना चाहिए, ना कि किसानों को गाली देना चाहिए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार के इस मामले में सहयोग किए जाने की अपील की है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली और पंजाब की सरकारें किसानों के पराली जलाने से रोकने के लिए उनकी आर्थिक सहायता करने को तैयार है, जबकि इसके लिए केंद्र कि बीजेपी सरकार ने इनकार कर दिया है। वहीं पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली और आसपास के जिलों में प्रदूषण का स्तर पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ रहा है और बहादुरगढ़ में 1 नवंबर को AQI का स्तर 400 के आसपास रहा था। तो वही साफ तौर पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से ये बयान सामने आई। केंद्र को उन्होंने कहा है कि इसका समाधान निकाले, ना कि किसानों को गालियां दे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है। अब दिन में भी हल्की धूप दिख रही है। इसकी वजह से मौसम नर्म और खुशनुमा होने लगा है। वहीं सुबह, शाम और रात में ठंड का हल्का इजाफा भी हुआ है। इसी बीच सुबह में धुंध और कोहरा भी छाने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में सुबह में धुंध छाई रही और दिन में साफ हवा भी हो गई। मौसम विभाग ने कहा कि मौसम का मिजाज जो है वो इसी तरह का रहने का अनुमान भी जताया है। वहीं शनिवार से मौसम में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं और नोएडा में, गुरुग्राम में भी, और साथ ही मौसम दिल्ली के जैसा ही रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इससे पहले बुधवार को भी सुबह में धुंध छाई रही थी और दिन में धूप निकली थी। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक ज्यादा 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था और दिल्ली एनसीआर की हवा जहर जो है वो घुलती जा रही है। वहीं गुरुवार की सुबह वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी भी हुई और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में भी पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में ITO की वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भारतीय व्यक्ति और उसके 3 साल के यूक्रेनी बेटे का पता लगाने का निर्देश दिया है। इस व्यक्ति को यूक्रेन रूस के दौरान अवैध रूप से भारत लाए जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल बच्चे की मां यूक्रेनी मां ने बताया कि कोर्ट को बताया कि उसके अपने पति के साथ तलाक हो गया था। वहीं कोर्ट ने बच्चे के संरक्षण की अनुमति यूक्रेन की अदालत में उसे दी थी और इसलिए व्यक्ति बिना उसे सूचना दिए उनके बेटे को ले गया। वहीं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने न्यायमूर्ति अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि पहले प्राथमिकता आपके बेटे का पता लगाना है, इसके बाद हम आपकी पक्ष में सुनेंगे। इसके बाद आपके बेटे का पता चल जाए, उसके बाद तो जरूरत पड़ने पर हम आपसे और सवाल पूछेंगे। हाई कोर्ट ने महिला की याचिका पर गृह और विदेश मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया। वहीं कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील के मामले में निर्देश लेने का समय भी दिया है और अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख भी तय की गई है। तो बेंच ने विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अजय दिग्पॉल से कहा कि आपको केवल ये बताने की जरूरत है कि वह व्यक्ति और महिला का बेटा भारत आए, और इस बीच दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति के 3 साल के बच्चे का पता लगाने के साथ ही जल्द ही अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाता है। तो साफ तौर पर अदालत की तरफ से ये निर्देश दिया गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।